हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग मेटलर्जी में हमने स्मेल्टिंग की बात की थी। अब कुछ हमें स्पेसिफिक मेटलर्जीज पढ़नी है, जिसमें तीन मेटलर्जीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी एंड एल्यूमिनियम। बाकी इसके अलावा हम लेड, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह की मेटलर्जी है, टिन, ये सब मेटलर्जीज ब्रीफ में पढ़ेंगे। बट ये पहली तीन मेटलर्जीज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इन IIT जेई मेन, जेई एडवांस्ड। चलिए बात करेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो हाउ मेटल इज ऑब्टेन्ड, आयरन इज ऑब्टेन्ड। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो मेटलर्जी ऑफ आयरन में जैसे मेटलर्जी ऑफ आयरन में मैं फ्लो डायग्राम से बताता हूं आपको कि वी कैन कैलकुलेट। जैसे मान लो जो ओर है आयरन का वो हेमेटाइट ओर है, तो Fe2O3.XH2O हेमेटाइट। इट कंटेन्स लॉट ऑफ इंप्योरिटीज, सिलिसियस इंप्योरिटीज। तो पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। साथ में यहीं पे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय ग्रेविटी सेपरेशन। Gravity separation is nothing but hydraulic washing. Obviously आयरन का जो ओर है that has greater density than the siliceous impurities, तो इस प्रोसेस में सिलिसियस impurities are removed। कम डेंसिटी होती है सिलिका और सिलिसियस impurities की इन कंपैरिजन टू दिस हेमेटाइट ओर, तो सिलिसियस impurities आर रिमूव्ड, मोस्ट ऑफ द इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। और से इंप्योरिटी एक बार में कभी रिमूव नहीं होती, तो बची तो रह ही जाती हैं। तो यू गेट कंसेंट्रेटेड ओर। नाउ दिस कंसेंट्रेटेड ओर इज कैल्साइंड, कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टेड, कैल्सिनेशन भी करते हैं, रोस्टेड भी करते हैं। कैल्सिनेशन का फायदा देखो ये होता है कि जो कई बार ओर में सिडराइट भी होता है, मैंने पहले भी कही थी ये बात। तो सिडराइट टूट जाता है FeO प्लस CO2 में, CO2 उड़ जाती है बाहर। और रोस्टिंग का फायदा यह होता है कई तरह की इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। तो जैसे सल्फर SO2 के रूप में उड़ जाएगा, P4O10, फॉस्फोरस काफ़ी कुछ P4O10 की वेपर्स के रूप में उड़ जाएगा, AS2S3 की वेपर्स उड़ जाएंगी। और यदि मॉइस्चर वगैरह भी हुआ तो दे विल बी रिमूव्ड आउट बाय रोस्टिंग। कैल्सिनेशन से FeCO3 इज कन्वर्टेड टू FeO। और साथ में FeO रोस्टिंग में ही, अच्छा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ता, रेवर्बरेटरी फर्नेस में परफॉर्म कराते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो बस यही तो है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी है या देनी है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी है तो कैल्सिनेशन हो गया, और फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर देंगे तो रोस्टिंग हो गई। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कैल्सिनेशन रोस्टिंग, रेवर्बरेटरी फर्नेस में ही ये दोनों परफॉर्म करा लेते हैं हम। साथ में रोस्टिंग के कारण FeO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3। इसका रीजन मैं बता चुका हूं। FeO कैन रिएक्ट विद सिलिका टू फॉर्म स्लैग, तो आयरन का थोड़ा लॉस हो जाता है। तो आयरन को पहले हम FeO को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं Fe2O3, और Fe2O3 याद रखें प्लस सिलिका के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। Fe2O3 डज नॉट रिएक्ट विद सिलिका, नो स्लैग फॉर्मेशन, जबकि FeO कैन बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग FeSiO3। तो इसलिए हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों करते हैं। मिल गया रोस्टेड ओर, मिल गया रोस्टेड ओर। अब ये फ्लो डायग्राम के रूप में आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, एंड सो ऑन। एंड नाउ वी कैरी आउट स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कराते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में जब स्मेल्टिंग कराते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर ब्लास्ट। तो लेते हैं हमें ओर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जो कि फ्लक्स है, प्लस कोक पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज ओर तो है ही Fe2O3। यहां से जब हॉट एयर ब्लास्ट देते हैं प्लस हॉट एयर ब्लास्ट इन ब्लास्ट फर्नेस, एयर सप्लाई करते हैं, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोक के साथ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 बनाएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड विच हीट्स अप द एंटायर मिक्सचर, और तब हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, तभी तो ये प्रोसेस होंगे एंड यू गेट पिग आयरन। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड, पिग आयरन एट द बॉटम ऑफ मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एट द बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। प्लस स्लैग भी बनेगा। स्लैग जब कैल्शियम ऑक्साइड यूज हुआ तो सिलिका के साथ CaSiO3 बनाएगा, सो दिस इज स्लैग। दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन इन द लिक्विड फॉर्म इन अ डिफरेंट लेयर, समझा चुका हूं मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और ये स्लैग भी वेस्ट नहीं जाता, इट इज यूज्ड इन रोड मेकिंग, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग, सॉरी सीमेंट मेकिंग। तो ये स्लैग भी वेस्ट नहीं जाता, सीमेंट मेकिंग में काम में आता है। अच्छा, पिग आयरन, पिग आयरन थोड़ा काम का नहीं है बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द पिग आयरन इज नियरली 4 to 5%, और परसेंटेज ऑफ सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज ऑल टुगेदर दिस इज नियरली 1%. So because of this high percentage of the carbon, pig iron is brittle and not useful. तो pig iron is brittle and is not much useful. तो pig iron मिल तो गया हमें at the bottom of the blast furnace, slag भी मिल गया। pig iron के अंदर अच्छी खासी impurities हैं, इसको further purification किया जाता है और इसका purification दो तरीके से करते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं है अभी, purification वाला, ध्यान दो। 4 पार्ट थे, 4 प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू वी गेट द प्योरिफाइड मेटल। 1 पल्वराइजेशन, 2nd कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, 3rd एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, एंड लास्ट मेटल तो मिल गई बट स्टिल इट इज नॉट प्योर, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो ये रिफाइनिंग करते हैं, फिर रिफाइनिंग। अब वो डिपेंड करता है, मान लो ये जो पिग आयरन है इसके अंदर अगर स्क्रैप आयरन मिला लो which contains मान लो 1 to 1.5% कार्बन, से लगभग इतने परसेंट कार्बन होता है इसमें, साथ में कोक मिलाते हैं प्लस ऑक्सीजन या एयर इज पास्ड। तो स्क्रैप आयरन मिलाकर के कोक और एयर मिलाते हैं, तो एयर कोक के साथ हीट जनरेट करती है और वो एयर एक तरीके से कार्बन कंटेंट को ऑक्सीडाइज भी करता है एंड यू गेट कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड जहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज नियरली 3%। स्टिल ये कास्ट आयरन काफी ब्रिटिल और हार्ड होता है, तो कास्ट आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटिल, सो इट्स यूजेस आर लिमिटेड। इसके भी यूज बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं होती और सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्म होती है आयरन की स्टील। तो दिस प्योर O2, दूसरा प्रोसेस स्टील बनाने के लिए, प्योर O2 इज पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन इन बेसेमर कन्वर्टर। हालांकि इसको हम दोबारा पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन में। बेसेमर कन्वर्टर लाइंड विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक तरीके से फ्लक्स के रूप में काम करता है। तो हम स्टील ऑब्टेन होता है और स्टील के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 से लेकर के 1.5% अप्रोक्सीमेटली। कुछ ऑथर 2% तक बोलते हैं,
तो वो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्टील भी बहुत टाइप के होते हैं। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ोगे या मटेरियल साइंस पढ़ोगे तो यू विल लर्न दैट स्टील भी पीसीओ 85 टाइप की स्टील होती है। टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और जना क्या क्या, वो मैंने भी पढ़ा हुआ है। मैं बीटेक पढ़ा हुआ हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एनआईटी इलाहाबाद से। तो वो तो बहुत पहले की बात है, तो मुझे तो याद भी नहीं रहा। लॉट ऑफ कई कोर्सेज ऐसे थे जो फेज डायग्राम ऑफ आयरन, स्टील और वेरियस टाइप ऑफ स्टील्स के ऊपर थे। तो थे मैकेनिकल पढ़ोगे आप, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स। तो प्योर O2 is passed into the molten pig iron in Bessemer converter lined with CaO. CaO फ्लैक्स है यहाँ पर। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम बेसेमराइजेशन प्रोसेस। बेसेमराइजेशन फॉर स्टील प्रोडक्शन। So steel is produced, and steel is the most commonly used form of iron. Most commonly used form of iron. आयरन का सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो स्टील ही है। मान लो जो आप जिस बेंचों पर बैठते हो उसकी लोहे के पाइप होते हैं, मान लो उसके, तो वो भी तो कार्बन स्टील ही है। इट इज नॉट ए प्योर आयरन। प्योर आयरन इज क्वाइट सॉफ्ट, रॉट आयरन बोलते हैं उसको, तो वो तो काफी सॉफ्ट होता है। वो उनके तो स्पेसिफिक पर्पज होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील। तो ये बेसेमराइजेशन प्रोसेस कराता है। बेसेमर कन्वर्टर यूज करते हैं इसमें, और उसमें लाइनिंग होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, एंड प्योर O2 इज पास्ड इनटू इट। एयर नहीं पास करते। अच्छा, वो बाद में बात करेंगे हम एयर क्यों नहीं पास करते। एयर में नाइट्रोजन भी होती है। तो नाइट्राइड स्टील, नाइट्रोजन के जो छोटे एटम्स होते हैं दे गो इनटू द वॉइड्स ऑफ द आयरन एटम्स इन द क्रिस्टल, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा हार्डनेस एंड अदर ब्रिटलनेस ऑल्सो कम्स इनटू द स्टील। तो हम प्रेफर नहीं करते एयर, वी प्रेफर ऑक्सीजन। तो स्क्रैप आयरन प्लस कोक प्लस एयर अगर हम पास करते हैं इनटू द molten pig iron, we get cast iron. Still not much useful. Most commonly used form of iron is steel. तो बेसेमराइजेशन प्रोसेस से मिलता है हमें। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे इन प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, यहीं पे एक कास्ट आयरन जो है ना, ये भी दो टाइप का होता है, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कास्ट आयरन भी मेनली दो तरीके के होते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन होते तो और भी तरीके के हैं, बट दो मेन टाइप्स हैं, एंड ग्रे कास्ट आयरन। White cast iron contains impurities of cementite, कौन? Fe3C। Fe3 सीमेंटाइट होता है, काफी ब्रिटल और हार्ड कंपाउंड होता है ये, और उसकी वजह से कास्ट आयरन भी काफी हार्ड हो जाता है। ग्रे कास्ट आयरन कंटेन्स impurities of ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की वजह से ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो कास्ट आयरन इज रिलेटिवली हार्ड एंड ब्रिटल एंड हैव लिमिटेड यूज। तो लिमिटेड यूजेस होते हैं इनके, तो इट्स यूजेस आर लिमिटेड, ये मैंने बता ही दिया यहाँ पर। अब देखो, ये आयरन की मेटलर्जी में मैंने प्रोसेस तो आपको बतला दिए, जो भी मेन पॉइंट्स थे वो हो भी गए। ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, उसके टेम्परेचर जोन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस स्टडी आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो पिग आयरन। अच्छा, पिग आयरन को पिग आयरन क्यों बोलते हैं? आयरन की मेटलर्जी बहुत पुरानी है। इन द एंशिएंट टाइम्स आयरन को इस तरीके से ऑब्टेन करते थे हम, और वो जो पिग आयरन मिलता था उसको कास्ट कर लिया जाता है डिफरेंट शेप्स में। तो शुरुआत में इनिशियली जब ये मेटलर्जी डेवलप हुई तो बड़ी अजीब से शेप में इसको कास्ट किया गया, और बड़ा ऑकवर्ड टाइप की शेप्स थी। तो ऑकवर्ड के लिए एक पिग वर्ड यूज करते हैं, पिग इज ऑल्सो ऑकवर्ड, तो वहीं से नाम पड़ा है ये पिग आयरन। ऐसा नहीं है कि पिग का कोई वर्चुअल मीनिंग, विग का कोई लिटरल मीनिंग हो यहाँ पर। नो लिटरल मीनिंग ऑफ पिग हियर। तो ऑकवर्ड शेप में कास्टिंग हुई थी, उसके बेसिस पे कई बार बोल देते हैं, तो इट इज कॉल्ड पिग आयरन। आप तो याद रखो, पिग आयरन विच इज नॉट यूजेबल फॉर्म ऑफ आयरन because of its brittleness and hardness. तो pig iron from blast furnace।
तो पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, मैं ब्लास्ट फर्नेस एक बार बनाता हूं यहां पर। तो ये इस तरीके से ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बनाई थी। दिस इज स्लैग, दिस इज पिग आयरन, और यहां पर ये चार्ज डाला जाता है। चार्ज मतलब वो मिक्सचर जो कि पूरे में यहां पड़ा हुआ होता है। चार्ज नीचे गिरता जाएगा। चार्ज मतलब जिसको चार्ज किया जा रहा है, तो कंटेन्स ओर प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्लक्स। पता है आपको कौन कौन है, Fe2O3 प्लस कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्लक्स कैल्शियम कार्बोनेट। चार्ज डिसेंड्स एंड गैसेस राइज। यहां से इधर इधर न्यू वेस्ट गैसेस। आप एनसीईआरटी भी फॉलो करें इसके लिए। वेस्ट गैसेस कौन, मेनली CO, CO2, ये यहां से निकल जाती हैं। और ये हॉट एयर ब्लास्ट है। हॉट एयर ब्लास्ट मीन्स हाई टेम्परेचर पर एयर इज पास्ड विच कंटेन्स ऑक्सीजन और O2। एयर कंटेन्स O2, तो वो यहां से पास किया जाता है और यहां पर पूरे में लिक्विड मेटल, ये स्लैग इकट्ठा हो जाता है। स्लैग इज CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। मोल्टन फॉर्म में, पिग आयरन लिक्विड फॉर्म में इट इज ऑब्टेन्ड। टेम्परेचर जोन मैं एक बार देख करके बताता हूं आपको एग्जैक्टली। जो एनसीईआरटी फॉलो करता है हम वही फॉलो करेंगे यहां पर। तो ये टेम्परेचर जोन है, देखो एनसीईआरटी मेरे पास है लगभग। वैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन दिस इज आई थिंक 1538 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो होना ही चाहिए फर्नेस के अंदर, तभी तो हमें आयरन ऑब्टेन होगा इन द मोल्टन फॉर्म। हालांकि एग्जैक्टली उतना टेम्परेचर पर ये पिग आयरन नहीं मिलता, बिकॉज पिग आयरन इज नॉट वेरी प्योर आयरन, इट कंटेन्स कार्बन एंड ऑल अदर थिंग, तो इट मे हैव इवन हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर बॉटम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2170 Kelvin. Then you have the temperature of nearly 1570 Kelvin, and then 1270 somewhere here Kelvin, and then you have temperature 1070 somewhere here. मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ टेम्परेचर समवेयर हियर 2170 केल्विन, यहाँ समवेयर 1570 केल्विन। एनसीईआरटी फॉलो करें इसके लिए। समवेयर टेम्परेचर 1270 के आसपास है ये। एंड समवेयर हियर टेम्परेचर इज दिस इज गिवन 1070, और ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और कम हो जाएगा टेम्परेचर, वुड बी नियरली 500 केल्विन और 600 केल्विन के आसपास। तो ये टेम्परेचर के जोन्स हैं। सबसे नीचे जो टेम्परेचर जोन है यहां पर होता है कंबस्शन जोन।
1570 के आसपास में इस जोन में फ्यूजन जोन, जेड है जोन, फ्यूजन जोन 1270 के आसपास या उसके आसपास, ये अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं थोड़ा बहुत। तो दिस इज ये फ्यूजन जोन, यहां पर ये हो गया रिडक्शन जोन, सबसे ऊपर यहां पर हो गया लगभग रिडक्शन जोन। एंड दिस इज स्लैग जोन। हर जोन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एंड फाइनली यू गेट पिग आयरन, आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। तो इन अलग अलग जोन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? अच्छा, ये जो आयरन की, ये जो ब्लास्ट फर्नेस है, ये लोहे की बनी हुई होती है, लोहे की मेटलर्जी है, लोहे की फर्नेस है, तो पिघल ना जाएगी। भाई बड़ी नेचुरल सी बात है कि लोहे की मेटलर्जी कर रहे हैं, लोहे के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, तो ये फर्नेस पिघल ना जाएगी। तो फिर फर्नेस में अंदर जो है एक इनर लाइनिंग डेवलप करते हैं ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मींस विच कैन विदस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर। ब्रिक्स की यूज करते हैं, जैसे कई बार मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, ग्रेफाइट की लाइनिंग बनाते हैं। तो जनरली स्लैग जोन को छोड़ करके बाकी हम मैग्नीशियम की जो लाइनिंग है वो बना लेते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड is a very good refractory and a very high melting point of the order of nearly 2800 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे इस बात को जरा, पहले तो मैं रिएक्शंस लिख लूं, रिएक्शंस इन वेरियस जोन्स। इन ब्लास्ट फर्नेस तो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो मैं बता देता हूं एक बार आपको। जैसे रिएक्शन है रिडक्शन जोन, सबसे पहले तो रिडक्शन जोन में जैसे Fe2O3 ओर है सॉलिड, इसका रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, तो ये गेट्स Fe3O4 प्लस CO2। Fe3O4 is further reduced to FeO solid plus CO2. So like that reactions do occur, and even FeO is partially reduced by CO to form Fe, but Fe पिघल नहीं पाता, solid form में मिलता है, and CO2 because temperature is not beyond its melting point। तो ये तो हुआ रिडक्शन जोन में, जो कि रिलेटिवली ऊपर वाला जोन है, लो टेम्परेचर। सो हु इज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दें। देन कम्स स्लैग जोन। स्लैग जोन की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं मेनली कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो इंप्योरिटीज के साथ SiO2 इंप्योरिटीज है मेनली। मेजर इंप्योरिटीज तो सिलिका की हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड लिक्विड फॉर्म में, एंड दिस इज फ्यूजिबल स्लैग, ये स्लैग के रूप में इकट्ठा हो जाता है। दिस इज स्लैग जोन। स्लैग जोन में ही जैसे यहां पर NCERT में इन्होंने मेंशन भी किया है कि स्लैग जोन में ही ये स्लैग फॉर्मेशन अकर होगा। और फ्यूजन जोन ले लेंगे इसके बाद। फ्यूजन जोन में एक तो कार्बन CO2 के साथ रिएक्शन करके CO बनाता है, सो दिस रिएक्शन ऑल्सो डज अकर। साथ में इट फॉर्म्स, और जो बचा खुचा FeO ऊपर से आता है वो CO से रिडक्शन होने के बाद Fe सॉलिड प्लस CO2 बनाता है। इन एडिशन टू दिस, इन द फ्यूजन जोन there is an important reaction like P4O10, कई बार ऑक्साइड्स होते हैं इंप्योरिटीज के, सल्फेट्स और SO2, सिलिका, MnO, ये भी तो इंप्योरिटीज हैं, फास्फोरस की, सल्फर की, सिलिकॉन की, मैंगनीज की, इनके ऑक्साइड्स होते हैं, एंड दे आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो ये कार्बन से रिड्यूस हो जाते हैं इन द फ्यूजन जोन, एंड दे फॉर्म P सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज प्लस
CO और CO2 के रूप में ये उड़ जाते हैं. So these are the reactions do occur in the fusion zone. And then is combustion zone. मेन हीट यहां जनरेट होती है. कंबस्टन जोन में एक तो कार्बन सॉलिड बर्न होता है हॉट एयर ब्लास्ट से. And forms CO2 gas plus a lot of heat is generated. This heat increases the temperature of the blast furnace and which is responsible for all other reactions to occur. इसलिए सबसे नीचे होता है ये बॉटम मोस्ट कंबस्टन जोन. मैक्सिमम टेम्परेचर यही होता है. मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू नियरली 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, बिल्कुल बॉटम मोस्ट में. सो दिस इज द रिएक्शन डज अकर. इसके अलावा अगर आयरन सॉलिड अगर पास होकर के ऊपर से नीचे आया है तो अगेन वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इट कन्वर्ट्स टू द Fe लिक्विड के फॉर्म में बनता है. सो दीज आर द मेजर रिएक्शंस इन दिस. और साथ में अगर कोई FeO थोड़ा बहुत बचा हुआ आ गया तो यहां तो कार्बन ही मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बन जाता है Fe प्लस लिक्विड फॉर्म में प्लस CO. So like that reactions do occur. So this is combustion zone. A huge amount of heat is generated with the hot air blast. Carbon combustion occurs and that temperature, that heat is flowing up. Bottom most में temperature maximum. तो bottom most में carbon is the reducing agent. ये बात हमने पहले कही थी. और middle और upper portion में major reducing agent is carbon monoxide. तो ये बात लिखेंगे भी. Principal reducing agent is CO, particularly in lower and middle part of blast furnace. हालांकि टोटल रिड्यूसिंग एजेंट कितने हैं? दो हो गए, C and CO बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस? C and CO. बट प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. दूसरा, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो MgO एक्ट्स एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल. इसका मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 2800 डिग्री सेल्सियस. सच हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो फर्नेस की इनर लाइनिंग इसी की बनाते हैं. तो इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस इज मेड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए रिफ्रैक्टरी. क्योंकि पिघले ना लोहे की. भाई ऐसा तो है नहीं कि टंगस्टन तो बहुत महंगी मेटल होती है, टाइटेनियम महंगी मेटल होती है, इनकी बना सकते फर्नेस. बहुत बड़ी फर्नेस होती है, बड़ी भारी फर्नेस होती है. तो समझ रहे ना बात को. तो फिर वो लोहे की फर्नेस होती है, बट लोहे में अंदर अस्तर लगा देते हैं. अस्तर किस चीज का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो इनर लाइनिंग ऑफ द फर्नेस इज मेड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेप्ट इन slag zone where graphite lining is preferred. Graphite lining मतलब अस्तर बना रहे हैं अंदर, तो graphite lining is used. क्यों सर, ऐसा क्यों? कि slag zone में भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड भी तो एक बेसिक ऑक्साइड है, तो सिलिका के साथ वो MgSiO3 का स्लैग बना सकता है ना. तो फिर तो वहां की जो इनर लाइनिंग है स्लैग जोन की, सिलिका के साथ MgO रिएक्शन करके जब स्लैग बना लेगा और स्लैग नीचे आ जाएगा तो अंदर की लाइनिंग तो उधड़ गई ना. तो वहां से तो फर्नेस अटैक हो सकती है ना, फर्नेस पिघल सकती है. तो फिर उस पर्टिकुलर जोन में हम MgO यूज ना करके क्या यूज कर लेते हैं? ग्रेफाइट लाइनिंग. तो ग्रेफाइट इज यूज एज ए रिफ्रैक्टरी इन द पर्टिकुलरली इन स्लैग जोन ऑफ फर्नेस. तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थी आयरन की मेटलर्जी. हालांकि प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन, जिसमें हम पडलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. ये अभी जेई मेन ने क्वेश्चन भी पूछा है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है
और काफ़ी डक्टाइल होता है ये रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। बाकी मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील। तो ये सब पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स आएंगे स्टील का प्रोडक्शन के बारे में और बात करेंगे इन द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल में, लास्ट प्रोसेस में। तो ये था मेटलर्जी ऑफ आयरन, हाउ वी गेट आयरन। हालांकि हमने तो आधे पौन घंटे 1 घंटे में पढ़ लिया। आयरन की पूरी मेटलर्जी पर लोग रिसर्च करते हैं, पूरी एमटेक हो जाती है। सो इट इज़ वेरी वास्ट, हमें उतना सब नहीं पढ़ना, बट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमें पढ़ना है। दैट इज़ इट, दैट्स इट फॉर नाउ।